तो आज तक लॉन्ग हाउचन लड़ा है एक डीमन गॉड से एक बार में, जिसको हराने में उसको पूरी पावर लगानी पड़ती है। लेकिन क्या होगा जब उसके सामने 8 डीमन गॉड आ जाते हैं, वो भी एक फॉर्मेशन बनाते हैं जिसका नाम होता है हेल्स डिसेंट। और ये चीज टोन ऑफ स्टील के अगले एपिसोड के प्रीव्यू में दिखाई गई है, क्योंकि यहाँ पर 8 डीमन गॉड आने वाले हैं उनको निपटाने के लिए, और यहाँ पर जो पूरा पास है उसको वो तबाह करके रख देंगे। तो यहाँ पर उन डीमन गॉड्स में सेमिनागा, साइथर्स और बहुत सारे गॉड्स होंगे जिनका सामना लॉन्ग हाउचन नहीं कर पाएगा अकेले। लेकिन उसके साथ में कायर भी है और ये पूरा मैजिक टेम्पल है। तो क्या होगा? क्या यहाँ पर लॉन्ग हाउचन के आखिरी दिन आ चुके हैं? टेक्निकली देखा जाए तो यस, लॉन्ग हाउचन के आखिरी दिन आ चुके हैं। अब वैसा हम क्यों कह रहे हैं, नोवेल पढ़ने वालों को पता होगा, लेकिन फिर भी एक वीडियो का लिंक हम देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर क्लिक करना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अगर आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर सबसे बेस्ट वीडियो देखनी है ज़्यादा से हुनत्यांडी की, जो कि आप लोगों को ऐसा लगेगा सिग्मा के लो आप लोग बिल्कुल एक एपिसोड ही देख रहे हो, जो कि फाइनल एपिसोड होगा बैटल टू द हेवेंस का। तो आप लोग अभी के भी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे कि आप लोग इस फाइट को देख सकते हैं, और तो टैंक्स एंड वर्सेस हुआ वाली फाइट को भी देख सकते हैं जब हुआ गॉड बन जाता है। सो अभी के भी मेंबरशिप ले, या तो आप ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देकर रखा हुआ है। तो यहाँ पर एक डीमन फोर्स आ चुकी थी जिन्होंने अटैक करा था हेल्स डिसेंट का, जिसमें कि जो 8 डीमन गॉड्स होते हैं, जिसमें कि मार्वस भी था एक, वो यहाँ पर टॉम्बल माउंटेन पास को टारगेट करने वाले थे। ये जो पावरफुल स्पेल था, इसकी वजह से पूरा जो टेम्पल अलायंस रहता है हिल जाता है, इसलिए वो काउंटर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद जो 2 डीमन आर्मीज रहती हैं, जो कि सेमिनागा और साइथरी की होती हैं, वो यहाँ पर हार जाती हैं। लेकिन फिर भी ये जो स्पेल था उसकी वजह से और भी वो डीमन गॉड प्लेयर्स रहते हैं, वो यहाँ पर धीमे धीमे करके आए लगते हैं, और वो लोग पूरा पक्का इरादा बनाकर आए थे इस जगह को तबाह करने का। और वो इतनी ज्यादा स्पीड में आए थे कि कुछ लोग तो तैयार भी नहीं थे, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं था कि यहाँ पर डीमंस आ चुके हैं। ये जो इतना खतरनाक वाला स्पेल था जिसका नाम था हेल्स डिसेंट, इसमें एक बहुत बड़ा स्कल बनकर सामने आ जाता है, जो कि डार्क एनर्जी रहती है उसको अपने अंदर समेटने लगता है और धीमे धीमे करके फुटेज की तरफ आने लगता है। अब जो लिनजिन था उसको रियलाइज होती है ये चीज की यहाँ पर थ्रेट कितना ज्यादा बड़ा है। जितने भी जो मेजेस होते हैं टॉम्बल माउंटेन पास के, उन सब तक अपना मैसेज भेज देता है कि यहाँ पर जल्दी से आ जाओ, वरना ये टेम्पल अलायंस खत्म हो जाएगी। जितने भी जो विंड मेजेस होते हैं फिर यहाँ पर आ जाते हैं और वो लॉन्च कर देते हैं ग्रीन एनर्जी के स्पीयर्स, जिसकी वजह से फॉरवर्डिंग स्पेल्स बस थोड़ा सा ही स्लो हो पाया था। जितने भी अर्थ मेजेस होते हैं जो कि अर्थ वाला मैजिक कर पाते हैं, वो उनके पीछे आ जाते हैं। वो यहाँ पर बोल्डर्स को बुला लेते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े थे, जिससे कि वो स्पेल थोड़ा सा धीमे हो जाए। लेकिन फिर भी वो बोल्डर्स हाल के अलग खत्म हो जाते हैं। फिर वो मंगाते हैं वाटर मेजेस को, जिनका काम था उस स्पेल को फ्रीज कर देना आइस मैजिक से, लेकिन वो भी फेल हो जाता है। फाइनली फायर मेजेस आ जाते हैं जो कि बस्टिंग फायरवॉल्स को छोड़ते हैं, जो कि थोड़े टाइम के लिए तो लग रहा था कि स्पेल खत्म कर देंगे, लेकिन फिर भी जो फॉरवर्डिंग स्पेल होता है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये जो फॉरवर्डिंग स्पेल था वो ऐसे नीचे आ रहा था जैसे कि मान के लो पूरा आसमान नीचे आ रहा हो, एक स्कल के साथ में, जो कि पूरे टेम्पल अलायंस कुचल देगा। अभी जैसे यहाँ पर फॉरवर्डिंग स्पेल उस अलायंस की वक्त घलने वाला होता है, तभी लॉन्ग हाउचन को समझ में आ जाती है कि ये फोर्ट्रेस तो नहीं सह पाएगा इसके अटैक को, इसलिए उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए वो हैनियो को बुलाता है, जिससे कि वो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके एक स्पिरिचुअल स्टोव बना सके लाइट ब्लेसिंग का, जिससे कि वो जितनी भी लाइट एसेंस होती है उसको इकट्ठा करेगा, जिससे कि उसके मैजिकल डिफेंसेस बूस्ट हो जाएंगे। उसी दौरान जो डीमन गॉड रहता है, खास तौर पर जो मरवास रहता है, वो बिल्कुल कोल्ड दिख रहा था, उसको बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था किसी के ऊपर भी। वो यहाँ पर हेल डिसेंट को गिराने के लिए आया था, उसका बस यही एक मकसद था। जितनी भी फोर्सेस होती हैं टॉम्बल माउंटेन पास की, वो थोड़ी देर के लिए ओवरवेल्ड हो जाती हैं, और यहाँ पर जो फॉरवर्डिंग स्पेल था उसकी फेरोसिटी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन तभी जो डिफेंसेस रहते हैं वो धीमे धीमे करके टूटना शुरू कर देते हैं। जिस टाइम पर जो डीमन स्पेल रहता है वो पूरे डिफेंस को खत्म करने वाला होता है, और उस फॉरवर्डिंग स्पेल की वजह से पूरे डिफेंसेस खत्म होते जा रहे थे, जिसकी वजह से टेम्पल अलायंस के पास कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं बची थी। जैसे ही यहाँ पर डीमन स्पेल को लग रहा था कि वो यहाँ पर फाइनल डिफेंस को तोड़ने वाले हैं, तभी वहां पर एक इंटरवेंशन आ जाता है। जो स्क्वाड होती है लाइट मेजेस की, जो कि ज़ुआन युआन लीड कर रहा था, वो एक फायर कर देती है कंसंट्रेटेड बीम लाइट की उस होल के अंदर, जहां से कि हेल डिसेंट ऑरिजिनेट हो रहा था। ये जो लाइट अटैक था उसकी वजह से जो फॉरवर्ड स्पेल उसका कोर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो नेशनल ऑपोजिशन होता है लाइट और डार्क का, वो सामने आ जाता है। तभी जो वीम्स रहती है लाइट मेजेस की, वो भी अटैक कर देती है, जिससे कि ये जो स्पेल है वो धीमे धीमे करके श्रिंक होना शुरू हो जाता है, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। अभी सब लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे थे मिलकर, लेकिन फिर भी जो पावर थी फॉरवर्ड स्पेल
लड़की वो थोड़ी बहुत ही वीक हो पाई थी। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, यहाँ पर जो फाइनल इंटरवेंशन था उसकी वजह से स्पेल काफी ज्यादा वीक हो जाता है, लेकिन फिर भी ये पूरी जगह से डिसॉल्व नहीं हुआ था। लिंजेन यहाँ पर देख रहा था उस स्पेल को गिरते हुए नीचे, और वो कुछ भी नहीं कर सकता था इस टाइम पर, क्योंकि उन्होंने जो भी वो कर सकते थे उन्होंने कर दिया है। लेकिन बैटल तो बस अभी शुरू ही हो रही थी। अब जैसे ही लगता है कि पूरी उम्मीद चली गई है, तभी वहां पर एक गोल्डन लाइट आती है जो कि पता नहीं कहां से आ गई थी। तभी वहां पर एक नाइट क्लैड रहता है गोल्डन आर्मर में, जो कि स्टारलाइट यूनिकॉर्न के ऊपर बैठा हुआ था। वो एकदम से फॉरवर्ड स्पेल में से आ जाता है, और वो एक उम्मीद बनकर आया था ह्यूमन डिफेंडर्स के लिए। ये जो नाइट था जिसके आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं पता था, वो असल में था लॉन्ग हाउ चेन, जो कि इस्तेमाल करने वाला था एक सैक्रेड लाइट स्पेल जिसको बोलते हैं लाइट प्रेयर्स। ये जो स्पेल था उनको हाई लेवल की फेरिस ने ऑर्डिनेट किया था, और ये डिवाइन लाइट के साथ जुड़ा हुआ था, जिसने कि हेल की डिसेंट को बहुत हद तक रोक दिया था। हालांकि पूरी तरीके से अभी भी नहीं रोक पाया था, लेकिन कुछ भी क्यों ना, अभी हेल डिसेंट जो स्पेल रहता है उसके मूवमेंट्स थोड़े थोड़े रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा टाइम मिल गया था डिफेंडर्स को टॉम्बल माउंटेन पास के। लॉन्ग हाउचर फिर यूज करता है लाइट प्रेयर्स को, जो कि कोई भी एक रैंडम एक्ट नहीं था, बल्कि वो एक डिसीजन था जो कि उसके अंदर से आया था। अब जैसे ही हेल डिसेंट अपीयर होती है, उसकी जो मेंटल फोर्स रहती है उसमें एक सिग्नल आ जाता है अर्जेंसी का। वो धीमे धीमे करके इस स्पेल को चैंट करता जा रहा था, और यहाँ पर वो हैन्यू की भी हेल्प लेता जा रहा था, जिससे कि वो स्पेल को पूरी तरीके से तोड़ सके। क्योंकि ये जो स्पेल 8 डीमन गॉड्स ने बनाया, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था पूरी तरीके से। इसलिए लॉन्ग हाउचर हेल्प लेता है हैन्यू की, जिसकी वजह से उसकी जो स्पेशल एनर्जी रहती है वो लॉन्ग हाउचर में आ जाती है, जिससे कि वो अपनी स्पेल को एक्टिवेट कर सके। ये जो सैक्रेड लाइट मैजिक होता है, हालांकि बहुत ज्यादा कॉस्टली था, लेकिन फिर भी काम कर गया था, क्योंकि जो लॉन्ग हाउचन है उसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा तगड़ी वाली है, क्योंकि वो सन ऑफ लाइट जो है, और तो उसका डीप कनेक्शन भी था डिवाइन स्नेल शील्ड ऑफ सन एंड मून के साथ में। ये जो नाइट का रेडिएंट ऑरा होता है वो क्लैश हो जाता है डार्कनेस के साथ में हेल डिसेंट के, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर लॉन्ग हाउचन ने कितनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर को इस्तेमाल किया है। और ऑफ कोर्स वो पावर थी डिवाइन स्नेल शील्ड, जिससे कि अपनी लाइट प्रेयर्स को और भी ज्यादा पावरफुल बना सके। अभी ये जो स्पेल था वो भी काफी नहीं था इससे कि फॉरबिडन स्पेल को रोक सके, लेकिन फिर भी यहाँ पर और ज्यादा टाइम मिल गया था, और यहाँ पर डीमंस और ज्यादा अटैक नहीं कर पा रहे थे। उसी टाइम पर जो मेजर्स होते हैं फोर्ट्रेस के, वो एक साथ आ जाते हैं, और उनको पता थी ये चीज कि ये चांस उनका आखिरी होने वाला है इस अटैक को रोकने का। वो सब लोग कंबाइंड एफर्ट्स लगाना शुरू कर देते हैं लॉन्ग हाउचन के साथ में, लेकिन ये स्पेल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब जो टैन मैन होती है, इसको कि लॉन्ग हाउचन पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो लॉन्ग हाउचन की हिम्मत और ताकत को देखकर सदमे में पड़ जाती है। उसको वो टाइम याद था जब उसने लॉन्ग हाउचन की एबिलिटीज के ऊपर डाउट किया था, खास तौर पर जब उसको पता चली थी ये बात कि ये नाइट कितना ज्यादा छोटा है एज में, लेकिन फिर भी एक 8th स्टेप का वॉरियर है, जो कि लगभग नामुमकिन होता है। और वो एक प्रोविजनल सेंट नाइट हेड भी है, जिसके ऊपर यकीन करना नामुमकिन सी बात थी उसके लिए। लेकिन अब जब लॉन्ग हाउचन खड़ा है अकेला उस हेल डिसेंट के सामने, तो उसको समझ में आ रही थी उन दोनों के बीच में असल में गैप कितना ज्यादा बड़ा है। अब जैसे जैसे लॉन्ग हाउचन अपने स्पेल को मेंटेन करके रख रहा था, जो कायर और जो लिंजिन रहती है वो भी उसको ज्वाइन कर लेती हैं। कायर बिल्कुल रेडी थी लॉन्ग हाउचन के साथ में फाइट करने के लिए, और वो भी हम लोगों को जैसा पता है कि वो गॉड ऑफ डेथ की रेडेंस लिए हुए है। जो लिंजिन रहता है दूसरी तरफ वो एक सीरीज बनाता है डिवास्टेटिंग फायर स्पेल्स की, और उसकी जो बर्स्टिंग फायरबॉल्स होती हैं वो पूरे फॉरबिडन स्पेल के ऊपर बम्बार्ड कर देता है। उसके जो अटैक्स रहते हैं वो सिर्फ अकेले उसी से ही आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा इफेक्टिव प्रूफ हो रहे थे, जो कि दिखा रहा था कि उसकी ज्यादा एक्सेप्शनल पावर है एक मेज होने के नाते 7th स्टेप के। जो लिंजिन रहता है उसके बार बार अटैक करने की वजह से हेल डिसेंट के ऊपर भी एक इम्पैक्ट पड़ता है, और अपने 36 अटैक्स करने के बाद उसमें से एक ब्लू फायर फिनिक्स बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से और ज्यादा फोर्स उसमें आ जाती है। इस दौरान जितने भी जो मेजर्स होते हैं फोर्ट्रेस में वो एक साथ आ जाते हैं, और वो कलेक्टिव मैजिक का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे कि वो इस हेल डिसेंट को रोक सकें, जो कि हर एक डायरेक्शन से आ रहा है। वो जितने भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मरवास रहता है, जो कि डीमन गॉड था, जो कि हेल डिसेंट को कंट्रोल कर रहा था, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको पता चल गई थी कि ये जो पावर लाइट प्रेयर्स की हमेशा के लिए नहीं टिक सकती है, और इसलिए जो लाइट प्रेयर्स की पावर है वो धीमे धीमे चली जाएगी। अब जो हेल डिसेंट है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करने लगता है आगे बढ़ने के लिए। इसलिए जो मरवास रहता है वो पूरी एक आर्मी बना लेता है, इससे कि जितने भी मेजर्स हैं उनको मारा जा सके। भाई जो लॉन्ग हाउचन रहता है वो पूरी अपनी लिमिट्स पर आ चुका था। हालांकि जो उसका स्पेल रहता है वो डिवाइन स्नेल शील्ड में से आया था, लेकिन फिर भी उसमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स लगती है। अब जैसे जैसे मल्टी कलर लाइट एकदम से फ्लिकर होना शुरू हो जाती है, वो सिग्नल करती है एक इम्पेंडिंग कोलैप्स
लाइट प्रेयर्स का, जो कि धीमे धीमे करके खत्म होता जा रहा था। इस क्रूशियल मोमेंट पर एक पावरफुल रीइंफोर्समेंट आ जाती है। 6 बड़ी बड़ी जो लाइट ऑप्स रहती है वो एकदम से आ जाती है, जिसमें कि 6 मेजर्स होते हैं। वो नीचे की तरफ आ जाते हैं टॉम्बिल माउंटेन पास से। एक साथ मिलकर वो एक पावरफुल सील बना लेते हैं, जो कि 6 कलर्स की होती है, जिसको कि बोला जाता है स्टार ऑफ डेविड, जिससे कि जो हेल डिसेंट का स्पेल है वो वीक हो सके। अभी जो कंबाइंड एफर्ट होता है 6 मेज डीटीज का और 36 सैंड मैजिक ट्यूटर्स का, उसकी वजह से फॉरबिडन स्पेल रहता है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। उसकी पावर थोड़ी सी और रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे के पास और ज्यादा टाइम आ जाता है। अभी जैसे जैसे हेल डिसेंट की सीलिंग होती जा रही थी, ये जो प्रेशर था लॉन्ग हाउचेन के ऊपर और उसके कंपेनियंस के ऊपर धीमे धीमे कम होता जा रहा था। हालांकि ये बैटल तो एंड होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि ये जो हेल डिसेंट है बहुत ज्यादा पावरफुल है और लगता है कि ये सबको यहाँ पर खत्म कर ही रहेगा। लेकिन तभी इसको रोकने के लिए आ जाते हैं ली ज़ेंगजी, जो कि थे हेड इस मेस टेंपल के, जो कि इस पूरी बैटल के लिए प्रिपेयर्ड थे। अभी वो ग्रीन आर्मर में थे और उनके पास एक बहुत बड़ा वॉर ब्लेड था। जो ली ज़ेंगजी होते हैं एक बहुत भयानक वाला अटैक करते हैं उस हेल डिसेंट के ऊपर, जिसकी वजह से जो ब्लैक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो पूरी कट जाती है और अपनी एलिमेंट्री मास्टरी को इस्तेमाल करके वो पूरी डीमन फोर्सेस को रिपेल करने लगता है। जो ली ज़ेंगजी का अराइवल था उसकी वजह से पूरी बैटल बदल जाती है। उसकी जो इमेंस पावर होती है उसकी वजह से विंड गॉड की ब्लेसिंग होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बहुत ज्यादा भयानक तरीके से अटैक कर पाता है डीमंस के ऊपर। ये जो विंड एलिमेंटल एबिलिटीज होती हैं उसकी वजह से ये जो बैटल फील्ड थी वो पूरी ट्रांसफॉर्म्ड हो गई थी, क्योंकि उसने लिटरली उस फॉरबिडन स्पेल को 2 टुकड़ों में काट दिया था और उसकी वजह से पूरी डीमन आर्मी होती है वो पीछे की तरफ ढकेल जाती है। अभी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी ये जो हेल डीमन गॉड मार्वस था वो ऐसे ही तो सब कुछ नहीं देखने वाला था, इसलिए वो अटेम्प्ट करता है इससे कि और जो डीमन गॉड्स है उनको वो ला सके ली ज़ेंगजी को रोकने के लिए। लेकिन कुछ भी गुना हो, जो ली ज़ेंगजी रहता है उसकी पावर बहुत ज्यादा भयानक लेवल की थी, यहाँ तक कि वो 8 डीमन गॉड के अगेंस्ट में लड़ ले रहा था, जो कि दिखा रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा भयानक लेवल की हैगी। जो लॉन्ग हाउचेन है वो ली ज़ेंगजी की ओवरवेलमिंग पावर को देख रहा था और वो हैरान रह जाता है उनकी पावर को देखकर, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के चलो उनको विंड गॉड खुद आकर पावर दे रहे हैं। ये जो अंडरस्टैंडिंग थी ली ज़ेंगजी की टेक्निक की, उसकी वजह से लॉन्ग हाउचेन है उनको अप्रिशिएट ही कर सकता था, क्योंकि वो थे विंड गॉड के चूजन वन और उनकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी। अभी जैसे जैसे ली ज़ेंगजी का जो बैवरेज रहता है वो कंटिन्यू रहता है, जो डीमन गॉड्स का मॉरल होता है वो डाउन होता जा रहा था और वो धीमे धीमे करके वापस आना शुरू कर देते हैं। अभी जो हेल डिसेंट स्पेल रहता है वो फाइनली जाकर न्यूट्रलाइज हो गया था, नहीं तो यहाँ पर अगर ये नीचे गिरता तो सब कुछ फ्लैट करके रख देता। अब फाइनली जाकर जो लॉन्ग हाउचेन है उसके जो कॉमरेड्स उनको टाइम मिलता है रिकवर करने का, क्योंकि जो बैटल है वो जीत ही जा चुकी थी और इसलिए वो प्रिपेयर करना शुरू कर देते इससे कि वो साउथ की तरफ जाएं और अपनी स्क्वाड के साथ रीयूनाइट हो सकें। अभी लिंग जिन बहुत ज्यादा इमोशनल था ली जिन के साथ में, क्योंकि ली जिन ने चूज किया था कि वो हैंपरी टॉम्बल माउंटेन पास में रहेगी, जिससे कि वो इंश्योर कर सके कि ये जो रीजन है वो उनको सिक्योर रहे। इसकी वजह से जो लिंग जिन है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो दूर ही नहीं हो पा रहा था ली जिन से, लेकिन उनको जाना तो जरूर था। अब लॉन्ग हाउचेन बाकी स्क्वाड के साथ कैसे रीयूनाइट होता है, और तो जो हाईवे है उसके जल्दी 8 हेड्स भी आने वाले हैं, वो हम लोग जानेंगे अगली वाली वीडियो में। अब वो वाली वीडियो देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर कि आपको नोवेल्स हो, चाहे मांगास हो, चाहे एपिसोड्स हो, सब मिल जाते हैं एक ही जगह पर, और जहाँ पर कि बहुत सारे लोग हो जो कि डोंगुआ से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, जिनसे कि आप लोग डोंगुआ के बारे में बात कर सकते हो, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में देखा रखा हुआ है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप लोग जानना चाहते हैं गॉड ऑफ क्रिएशन के बारे में और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हावी के बारे में कंप्लीटली, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड होते हैं पूरे सोल लैंड के यूनिवर्स में भी और पूरे थ्रोन ऑफ सील के भी यूनिवर्स में, क्योंकि गॉड ऑफ क्रिएशन से ज्यादा पावरफुल तो कोई है ही नहीं इन दोनों यूनिवर्सेस में। तो आप लोग इस वाली वीडियो को क्लिक कर सकते हैं। एंड यस, एज ऑलवेज, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।